नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो हम कर रहे हैं आधुनिक बिहार के इतिहास का रिवीजन सीरीज़ और अभी तक हम लोगों ने बिहार में होम रूल और उसके प्रभाव तक का कर चुका है रिवीजन, है ना। तो ये जो सामने आपके बुक है ये प्रयोजन पब्लिकेशन की ही बुक है, बिहार अप टू डेट, और ये रिवीजन फ्रेंडली बुक है मेरे हिसाब से। जो भी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो इसमें दिया हुआ है और बहुत पतली सी बुक है। इसको आराम से अभी भी अगर जिन्होंने नहीं भी ख़रीदा है तो इसको लेके आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जामिनेशन तक, ठीक है। तो अच्छी बुक है। इन केस आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चैनल पे आ जाइए और ये PDF भी अगर आपको लेना है तो वहाँ से आप आके ले सकते हैं। ओके, तो आज जो हम देखेंगे ये हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह नाम क्यों है चंपारण सत्याग्रह? क्योंकि ये चंपारण से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ हम लोग देखेंगे जो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, अभी एनालिसिस नहीं करेंगे हम लोग, बट हम लोग सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनेशन आप लोग देख ही रहे हैं कि 8 मई को अनाउंस हो चुका है और अब की बार ये चांसेस है कि 8 मई को हो ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अब आप सिर्फ रिवीजन फ्रेंडली चीज़ों को देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। रिवीजन 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 ओनली, दैट इज़ द ओनली थिंग यू मस्ट डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे, आज का टॉपिक है महात्मा गांधी और चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो क्या है? वो ये है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में ही किया था, ठीक है। तो यहाँ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है हमारे BPSC परीक्षा के लिए, क्योंकि ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इंडिया में ये पहली बार सत्याग्रह कर रहे थे और इन्होंने क्या चुना? तो इन्होंने चंपारण को चुना, ठीक है। चंपारण कहाँ है? तो ये हमारे बिहार में है। तो पहली बार सत्याग्रह करना है और वो जो स्पॉट है वो बिहार का स्पॉट है, इसीलिए ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि चंपारण के एक किसान, ठीक है, चंपारण के एक किसान थे, क्या नाम था इनका? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात की और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए, चंपारण में जो अपना पहला सत्याग्रह किए थे, तो ये गांधी जी के अपने मन में नहीं आ गया कि चलो सत्याग्रह हम लोग बिगिन करेंगे, हम लोग चंपारण जाके बिगिन करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो किसान लोग थे उनका प्लाइट जाके कौन बता रहा है? राजकुमार शुक्ल उनको गांधी जी को लखनऊ में, सोचिए ये बिहार से जाके लखनऊ में मिल रहे हैं उनसे, और फिर यहाँ पे जो किसान सब थे सारे फार्मर्स का प्लाइट उनको बता रहे थे। तो उनको फिर गांधी जी को समझ में आया कि चलो नहीं करना चाहिए सत्याग्रह, और उन्होंने फिर चंपारण को अपना फर्स्ट स्पॉट, पहली बार सत्याग्रह करने के लिए स्पॉट बिहार को चुना, चंपारण को चुना, ठीक है। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल कहाँ पे मिल रहे हैं? लखनऊ में मिल रहे हैं। ये नहीं कि पहले बार बिहार में ही आके चंपारण में ही मिल रहे थे, ये नहीं, ये बाहर गए थे, वहाँ पे जाके अपना कहानी सुना रहे थे यहाँ का जो भी है। तो ये सब सुना के उनको ले के आए थे, मतलब उनको ले के इन द सेंस कि उनको इनवाइट कर लिए थे कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, चलिए प्लीज़ ज़्यादा देख दीजिए, आपका हम देखे हुए हैं कि साउथ अफ्रीका में आपने कमाल कर दिया था, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि राजकुमार शुक्ल कौन थे, ठीक है, इनका क्या काम था? तो ये ही वॉज अ फार्मर पीजेंट, ठीक है। तो इसी के लिए इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे बिहार के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये नहीं रहते तो फिर चंपारण नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट, चंपारण में नील की खेती करने वाले कृषकों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे, ठीक है, जिसको निलहे बोला जाता था, ठीक है। तो चंपारण में क्यों दुखी थे सब लोग? यहाँ पे चंपारण में नील की खेती होती थी, ठीक है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था लोगों, जो भी वहाँ पे किसान लोग थे उन पे अत्याचार किया जाता था। तो और कौन करेगा अत्याचार? तो ठीक है भाई, वहाँ पे उस टाइम में तो ब्रिटिश रूल चल ही रहा था, तो कौन करेगा? तो यूरोपीय मालिक लोग ही उन लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। और क्या हो रहा था? किसान को अपनी ज़मीन पर कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी तथा मालिकों द्वारा तय मूल्य पर ही इन्हें बेचना होता था। इतना तो है कि फिक्स कर दिए थे, 3/20 पार्ट में आपको नील की खेती ही करनी होगी, ठीक है, नील की खेती ही करनी होगी। और ये भी नहीं कि आप अपने हिसाब से उसके प्राइस को कीजिए, मतलब अपने हिसाब से प्राइस को सेट कीजिए कि हम उस पर ये करेंगे।
ये मालिक द्वारा ही बोला जाएगा कि हाँ भाई इतना ही मूल्य देंगे और इतना ही में बेचना पड़ेगा। मतलब ज़बरदस्ती से एक तो नील की खेती करवाओ, और जब उसको खरीदना है ठीक है चलो नील की खेती कर भी लिए, मन मार के यहाँ का किसान कर भी लेता, बट उसको पैसा नहीं मिल रहा था उस हिसाब से। तो ये क्या है, ये तो अत्याचारी है ना, एक तरीके से ये अत्याचारी है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि 3/20 सिस्टम जो है इसको क्या बोला जाता है। तो इसी सिस्टम को 3 काठिया पद्धति भी बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 काठिया पद्धति क्या है, या फिर 3 काठिया पद्धति से रिलेटेड कौन सा मूवमेंट था, तो ये आपका चंपारण हो जाएगा। 3 काठिया सिस्टम को क्या बोलते हैं, कितना लैंड में क्या खेती होता था, ये सब चीज़ क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरोपियन नील है। उत्तर बिहार में 2 प्रकार की नील की खेती करते थे, ठीक है। तो नील की खेती जो हो रही थी वो 2 टाइप से हो रही थी, ठीक है। ये देख लीजिए, CDPO में ये सब इतना इनर टाइप्स मतलब इंटरनल मतलब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पूछता है, CDPO में थोड़ा सा टफ रहता है हिस्ट्री, तो वहाँ पे ज़रूरी है ये सब करना, ठीक है। नील की खेती 2 प्रकार की थी, एक जो था वो जीरात था, दूसरा जो था आसामी था। आसामी में भी 3 काठिया, कुर्तौली और खुशकी, ठीक है। तो इसमें ये सब क्या है, ये सब सिस्टम क्या होता है। जीरात सिस्टम जो होता है इसमें क्या हो रहा था कि जो यूरोपियन मालिक लोग जो थे उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण में हल बैल की सहायता से नील की खेती की, ठीक है। तो ये एकदम बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इनका इंटरवेंशन था, और इसमें ये क्या कर रहे थे कि ये हल और बैल की सहायता से नील की खेती कर रहे थे। 3 काठिया में सिस्टम में क्या था कि एक बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी है। कुर्तौली क्या था, तो कुर्तौली में रैयतों द्वारा अपने सारे खेतों को बंधक रखकर उस पर नील की खेती किया जाता है, ठीक है। तो जो भी रैयत ये जो थे सारे मालिक लोग, ठीक है, रैयतदार लोग जो थे, ये लोग क्या करते थे कि सारे खेत को अपना बंधक बना लेते थे, फिर उस पर नील की खेती करवाते थे ज़बरदस्ती। तो ये सब चीज़ था आपका, ये सब सिस्टम था, ठीक है। नील की खेती का सिस्टम था बिहार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अब देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, 1 सेक। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हाँ यहाँ पे लिखा मेंशन भी है, BPSC CDPO 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है भाई। तो ये है कि दीनबंधु मित्र जो थे, क्या नाम है इनका, दीनबंधु मित्र, और इन्होंने क्या किया था, अपने बांग्ला नाटक नील दर्पण, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ ऑथर ऑफ नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण जो बांग्ला नाटक है उसके लेखक कौन है, या फिर नील दर्पण क्या है। तो ये बांग्ला नाटक है जिसको दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। या फिर ऐसे पूछ सकेगा नील दर्पण को लिखे कौन थे, तो दीनबंधु मित्र लिखे थे। ये क्या है, तो बांग्ला नाटक है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया था, तो नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का सजीव चित्रण किया गया था नील दर्पण में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नील दर्पण में क्या है, क्योंकि उस टाइम में जो नील का खेती करवा के जो फिर अपने हिसाब से वो लोग उसका प्राइस तय करते थे, और फिर इस तरीके से जो शोषण होता था ना, ये सब चीज़ों का चित्रण किया गया नील दर्पण में, ठीक है। नील जो चल रहा था उसका दर्पण है ये, वो उसको अच्छे से बताता है, उसके बारे में उसका सजीव चित्रण करता है, ठीक है। तो ये किसकी है, ये जो लिटरेचर है किसकी है, तो ये दीनबंधु मित्र की है। अभी एक चीज़ और हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि नील दर्पण तो लिखा गया है, बांग्ला नाटक है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बांग्ला नाटक है, बट इसको फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया गया, और इसको जो ट्रांसलेट किए थे उनका नाम मधुसूदन दत्त था, और ये 1861 में ट्रांसलेशन का काम किए थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, राजकुमार शुक्ल ने राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कोलकाता में 9 अप्रैल 2017 नहीं 1917 को प्रस्थान करके 10 अप्रैल को पटना पहुँचे थे, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी जो हैं पटना कब पहुँच रहे हैं, ठीक है, या बिहार कब पहुँच रहे हैं। तो ये 10 अप्रैल को पहुँच रहे थे 1917 में, ठीक है। उसके बाद क्या है, चंपारण ज़िला का मजिस्ट्रेट कौन था, WB हाईकॉक था, ठीक है। WB हाईकॉक था। ये 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था,
ठीक है। तो ये जो था ये चंपारण चल रहा है ना, चंपारण में आ गए हैं, तो चंपारण में वहाँ पे इनको मिल गए यहाँ के मजिस्ट्रेट का क्या नाम था, तो WB हाईकॉक था। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 10 को वो आ रहे थे पटना, 16 तक तो इनको बोल दिया गया कि भाई छोड़ दीजिए, आप चंपारण को छोड़ दीजिए, आपका ये नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कर दीजिएगा, और फिर हमारा जो क्या बोलते हैं, हम जो पैरासाइट बन रहे हैं, हम जो शोषण कर रहे हैं लोगों का, पीजेंट लोगों का, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके ये सब चल रहा था, ठीक है। ऐसा बोला नहीं थे, लेकिन ये सब चल रहा था। नेक्स्ट है, आगे चलकर 21 अप्रैल 1917 को जिला मजिस्ट्रेट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर गांधी जी पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया। उस समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, अल्बर्ट गेट थे, ठीक है। तो अभी उन पे ये क्या बोलते हैं इसको, मुकदमा भी दर्ज हो गया था, ठीक है। और फिर इसको लेकिन बाद में वापस ले लिया गया था, और उस टाइम में बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, अल्बर्ट गेट थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब गया, ये तो पहला सत्याग्रह इनका था ही। तो उसमें क्या हुआ कि फिर यहाँ पे एक जांच कमेटी बन रही थी, और इसका नाम क्या था, चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG स्लाई थे, और गांधी जी को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। समिति के अनुशंसा पर 3 काठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये देखो राजकुमार शुक्ल का क्या था, मतलब उनके मन में क्या चल रहा था, उनका क्या था, टारगेट क्या था, कि वो देख ही चुके थे कि गांधी जी जो हैं वो एकदम सक्सेसफुली वहाँ पे साउथ अफ्रीका में मूवमेंट कर ही दिए थे। तो उन्होंने जाके जल्दी से लखनऊ में वो मिल लिए, और फिर उनको 10 अप्रैल तक पटना बुला लिए कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे हालत ख़राब है, चलिए हम लोगों को थोड़ा मुक्ति दिलाइए। तो जब मुक्ति दिलाने के लिए आया गया, तो वहाँ पे फिर पता चला कि हाँ कृषि का सचमुच यहाँ पे तो बहुत ख़राब स्थिति है। तो फिर उसको जांच कराने के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति बनाया जिसमें कि जिसके जो आयुक्त थे FG स्लाई थे, और इसमें गांधी जी को भी कमेटी रखा गया, और फाइनली इसमें से रिजल्ट क्या आया, तो भाई 3 काठिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार गांधी जी की सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में सफल सिद्ध हुआ। तो ये जो था ये इनका फर्स्ट चंपारण था इंडिया में, बिहार में, और ये सफल भी हो गया। ये नहीं कि यहाँ पे इनको रिजल्ट नहीं मिला, इनको रिजल्ट मिल गया। मतलब राजकुमार शुक्ल को लगा ही होगा कि चलो लेके चलते हैं इनको, ये तो अपना काम करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, तो होगा ही। तो फाइनली उनको ये प्रूव भी हो गया कि हाँ इनका जो सत्याग्रह था वो सफल भी हो गया था। चंपारण में गांधी जी के सहयोग कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, मजहरुल हक थे, नरहरि पारिक थे, बृजकिशोर प्रसाद थे, धरणीधर शंभू सरन थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद, ये सब सारे थे। फिर नेक्स्ट है NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था, ठीक है। तो कौन चंपारण सत्याग्रह का विरोध कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। NG रंगा, और गांधी जी को टाइटल कौन दे रहा है, महात्मा का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, जनरल कंपटीशन के भी जो एग्जामिनेशन होते हैं, SSC रेलवे, ये सब में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे भी BPSC में भी आने के चांसेस हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कर रहे थे, तो गांधी जी को महात्मा बुला रहे थे। NG रंगा क्या कर रहे थे, तो NG रंगा जो है चंपारण सत्याग्रह के अगेंस्ट उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो होपफुली यही सब इम्पॉर्टेंट न्यू डेटा है जो कि हम लोगों ने, मतलब फैक्ट्स जो हम लोगों ने अभी रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।